चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो भाई बिना अल्टरनेटिंग करंट के तुम्हारा ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ना पंखा चलेगा, ना लाइट चलेगी, ना तुम्हारा एसी, कुछ भी नहीं काम होगा। इवन कि तुम्हारा जो प्यारा सा फ़ोन है वो भी चार्ज नहीं कर पाओगे। बड़ा दुख भरा जीवन होगा वो। तो इसलिए इस पे बात करते हैं थोड़ा। तो हम लोग पिछले चैप्टर में देखे कि हम कैसे ईएमएफ इंड्यूस कर रहे थे, है ना, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा के। और उसको घुमाने के लिए कई सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेथड्स पॉसिबल थे। अब कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि अब तुमने कई बार सुना होगा प्लांट्स का नाम, थर्मल पावर प्लांट, ये प्लांट, वो प्लांट, ठीक है। तो जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम हाइड्रो पावर प्लांट का नाम सुने होगे, तो वहाँ क्या होता है भाई, तो नदी के बीच में डैम बना लेते हैं, फिर एक टरबाइन लगा देते हैं, ऐसे समझ लो। पूरा सेटअप होता है, वो सब पढ़ना नहीं है अपने को। अपना काम, अपने को बस ये समझना है कि वहाँ करते क्या है। तो पानी के प्रेशर से वो कॉइल को रोटेट किया जाता है, ठीक। ऐसे तुमने न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा, तो वहाँ यूरेनियम का फिजन कराते हैं, उससे हीट जनरेट होती है ऑटोमेटिक। फिर क्या करते हैं उससे भाई, वो जो वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर हाई प्रेशर पे उसको फिर से वही सेम काम कराते हैं। टरबाइन ब्लेड पे घुमाते हैं, टरबाइन ब्लेड घूमती है, टरबाइन ब्लेड पे पड़ा वो घूमी, तो फिर से कॉइल घुमा मैग्नेटिक फील्ड में, फिर से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो इसका मतलब घुमा फिरा के यहाँ पे कार्यक्रम वही है कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वो जो ईएमएफ था, मैंने बताया था, हमने जब उसका कर्व बनाया था तो वो कुछ ऐसा दिखता था, याद करो। अरे ये तो चलना ही नहीं चाह रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। तो ये कुछ हमने ऐसा कर्व बनाया था, है ना, याद करो। तो हमने स्टार्ट किया था इस तरीके से, फिर वो रोटेट करता गया पूरा, और उसने यहाँ तक कंप्लीट किया, ठीक है। और टाइम कितना था, हमने बोला था 2 पाई है ना, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो। सब चीज़ें याद आ रही होंगी। तो हमने इस एक्सिस पे ओमेगा टी को प्लॉट किया, और इधर में हमने ईएमएफ को प्लॉट किया था। और ईएमएफ हमको कैसा मिला था ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, ठीक। तो अगर मैं ऐसा बता दूं तुम लोगों को कि ईएमएफ जो हमारा सोर्स है ये साइनोसॉइडली वेरिंग है। यहाँ पे जो हमको ईएमएफ मिल रहा है, जो ईएमएफ है वोल्टेज ही एक तरीके से। तो ये जो हमको मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस या जो भी, ये कैसा मिल रहा है, साइनोसॉइडली है। ये हर समय पहले तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, उसके अलावा ये क्या कर रहा है, अपना आधा टाइम, कुछ टाइम के बाद डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। टोटल टाइम पीरियड इसका ये है, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट कर रहा है, बट उसके हाफ टाइम के बाद पीरियोडिकली ये अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक है। अब अगर मानो कि मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स, ठीक है। क्या लगाया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये रेजिस्टेंस अगर R है तो करंट कितनी होगी, तो भाई E बाई आर होता है, मतलब ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। और ये ई नॉट बाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो आई नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू है या फिर पीक वैल्यू है। अब देखो जैसा ये करंट, ये जो ईएमएफ का वो हमने वेव फॉर्म बनाया है, करंट का भी सेम ऐसे ही होगा। बस ये छोटा क्यों बना रहा हूँ, तुम लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो भाई ई नॉट में आर डिवाइड हो गया है, तो जो वैल्यू है वो कम आएगी। तो ये जो पीक, यहाँ पे दो अलग अलग पीक मिलेगा, ये जो मिलेगा ये अपन आई नॉट के लिए ले रहे हैं, और ये जो है ये ई नॉट के लिए ले रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मेन मीनिंग समझ में आया, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ है यहाँ पे ये साइनोसॉइडली वेरिंग है, और ये जो करंट है ये भी साइनोसॉइडली वेरिंग है। तो ये जो करंट है इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्यों, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो क्या करती है, कंटिन्यूअसली अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती है, और दूसरा चीज़ ये क्या करती है, पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक। अब अगर तुम लोग बोलोगे सर डीसी, ये जो बैटरी से आता है वो क्या आता है, तो वो देखो उसका जब कर्व बनाओगे टाइम वर्सेस करंट का, तो वो तुमको कांस्टेंट मिलेगा। क्यों कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि उसका ना तो वोल्टेज चेंज होता है, क्योंकि अगर तुमने बैटरी लगाई 7 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, तो उसका वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस सर्किट का तुम चेंज कर नहीं रहे हो, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करंट है और ये अल्टरनेटिंग करंट है। क्या इतनी बात समझ में आई,
यहाँ पे आई नॉट क्या, आई नॉट है पीक एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अब ये 0 से स्टार्ट होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा। ठीक है, ये माइनस आई नॉट है। और मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे कि हमने ईएमएफ और करंट को सेम को एक ही प्लॉट पे कर लिया है, बाकी समझने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अब बात करें तो एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड करते हैं। इससे पहले ना एक काम करो, ये बताओ इसका क्या है, ऐसा एज्यूम करना, ये कर बहुत सिमेट्रिकल तो बना नहीं है, बट ऐसा सोचो कि ऊपर वाला और नीचे वाला एकदम सेम है। तो ये करंट है, टाइम का ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम का। तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। अच्छा एक और ग्राफ अगर मैं ऐसा बनाऊं तो इसका है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। हाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो ये पल्स है। ठीक है, ऐसी स्क्वायर वेव, ऐसी ट्रायंगुलर वेव, ये सब आगे जाओगे अगर पढ़ते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो ये सब चीज़ें खुद से तुमको डिज़ाइन करने को मिलेंगी। तुम्हारे पास कुछ सर्किट होगा, कई सारी चीज़ें होती हैं, टाइमर होता है, ये वो ट्रांजिस्टर होता है, सब चीज़ों का यूज़ करके हम ये सारी वेव्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखना चाह रहे हैं वो है एम्पलीट्यूड। हाँ तो अब अपन लोग शुरू करते हैं एम्पलीट्यूड से। तो लिखो भाई, फिर से ये चल नहीं रहा है मार्कर, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाला लेते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिख लेना भाई कि जो मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, करंट भी हो सकता है, ईएमएफ भी हो सकता है, जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो हमारा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सा चीज़ था। नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? तो देखो ऐसा है कि अल्टरनेटिंग करंट है तो वो एक साइकिल नहीं घूम रहा है, ऐसा नहीं, मतलब जैसे ये देखोगे तो ये यहाँ तक और इसके बाद ये फिर से ऐसा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल हो रहा है ना। तो जितना टाइम ये एक साइकिल में लगाएगा वही उसका टाइम पीरियड होगा। ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड यही होता है ना। तो टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में जितना टाइम लेगा वो उसका टाइम पीरियड होता है। इसको अपन कैपिटल T से डिनोट करने वाले हैं। ठीक, अब देखो ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है ये हमने हमेशा टाइम एक्सिस नहीं लिया, हमने ओमेगा टी एक्सिस लिया। क्यों लिया है? क्योंकि याद करो जब हम लोग लिख रहे थे तो हम ले रहे थे कि भाई जो हमारा कॉइल है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जो ईएमएफ आता था वो आता था ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है? ठीक है कि नहीं, है ना? तो इसलिए हम लोग ओमेगा टी एक्सिस लेते थे। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा, है ना। अब टाइम क्या होता है? देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा? एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है हमारी कॉइल को? कॉइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अरे एक साइकिल है, ऐसे गोल घूम के पूरा आया तो कितना 2 पाई ट्रेवल किया ना। तो क्या होगा? 2 पाई डिस्टेंस, और किस स्पीड से कर रहा है वो? ओमेगा की स्पीड से। तो जो टाइम पीरियड आएगा ये अपना 2 पाई बाई ओमेगा आएगा। ठीक है कि नहीं, बताओ? ठीक। अब नेक्स्ट अगर देखें हम लोग यहीं लिख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड बाई एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। वो ईएमएफ भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। तो इसको अपन F से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके इक्वल होगा? 1/T के। और T कितना है भाई? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F भी लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, बताओ? तो यहाँ से देखो तो हम जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है या फिर करंट है इसको हम लोग लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी।
या फिर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं ना। तो आई को एक और लिख सकते हैं अनलॉड साइन 2π/t इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो ये तीनों ही एक ही चीज़ें हैं, बस लिखने के लिए हमने अलग अलग तरीका यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो बात की जाए तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ना ये फिक्स्ड होती है हर जगह। जैसे हमारा देश जो है इंडिया, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो फिक्स्ड है 50 हर्ट्ज। जैसा तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, जब भी कोई सामान लेके आते हो तो उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, और यूएस जैसी कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे वो लोग 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। ठीक, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, पावर लगभग दोनों का कंजप्शन सेम होता है। तो इंडिया में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, लेकिन यूएस में 110 है। हमारे यहाँ वैसे ये वेरी करता है 220 से 230 के बीच में, बट एक्चुअल में उसको 220 एग्जैक्ट होना चाहिए था। ठीक है, बाकी अभी और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बट अब देखो ऐसा है कि इससे एक चीज़ तो समझ ही जाना कि फ्रिक्वेंसी भी अलग है और वोल्टेज भी अलग है। तो अगर अपना चार्जर लेके जाओगे और यूएस में चलाओगे तो फिर आके मेरे को मत बोलना कि सर आप बताए क्यों नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या होगा अब तुम जानते हो, तुम्हारा जो भी कार्यक्रम है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक कंप्लीट साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू हम लोग देखें, क्योंकि एसी तो वेरी कर रहा है ना। अब जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली वेरी करती है, जैसे मैं तुम लोगों के अगर मार्क्स कैलकुलेट करूं तो मैं अब एक एक बच्चे का मार्क्स पकड़ पकड़ के तो नहीं बोलूँगा, मैं एक एवरेज मार्क्स बता सकता हूँ कि भाई इस क्लास का एवरेज है मान लेते हैं 20 का एग्ज़ाम है तो 16, 15, 14 जो भी 18 आना थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट ठीक है एज्यूम करने में क्या जाता है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी जब ये चीज़ वेरी कर रही है कंटिन्यूसली तो इसका एवरेज लेंगे। ठीक, तब एक काम करते हैं, देखो तो यहाँ पे ज़रा एवरेज लोगे एक टाइम पीरियड में, ये पॉजिटिव सेम ये नेगेटिव सेम, टोटल जोड़ोगे और फिर टाइम से डिवाइड करोगे, ये तो जीरो आ जाएगा क्या लग रहा है। तो ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं कि सच में जीरो आता है कि नहीं। तो चलो मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं भाई कि एवरेज वैल्यू एसी की कितनी होती है एक हाफ साइकिल में। तो हमारे पास जो करंट है वो कितनी है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका टाइम वर्सेस अगर ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ तक हम लेंगे तो ये इसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड है जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये तुम लोग आई का इंटीग्रेशन करोगे कि क्या करोगे। तो भाई देखो ये एक्सिस किसकी है, करंट की, हमको इसका एरिया निकालना है एक तरीके से ना। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंगे dt, इधर क्या होगा I, और I इंटू डी टी क्या करेंगे, I इंटू डी टी क्या होगा भाई, करंट इंटू टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टाइम को उधर पार्सल करो तो चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टाइम। तो मतलब dt टाइम में कितना चार्ज हुआ होगा, फ्लो dq। ठीक है ना, तो अपन को करना क्या है, अपने को बस चार्ज ही तो निकालना है। तो ये कितना होगा I0 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है कि नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भाई टोटल टाइम 0 से कैपिटल टी तक गया, और टोटल चार्ज मान लेते हैं कि 0 से q तक गया। तो इधर तो q आ गया, q माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर I0 को बाहर फेंक देते हैं और इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो तो क्या होगा, q इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो देखो मैं पूरा स्टेप वाइज सिखा देता हूँ, एक ही बार सिखाऊंगा, आगे कभी नहीं सिखाने वाला इसको। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब ओमेगा टी को वाई माने हो तो डिफ्रेंशिएट करो जरा। तो ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी वाई, तो यहाँ से डी टी क्या मिला, डी वाई बाई ओमेगा। ठीक है, तब यहाँ पे चलो सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है ना, तो क्यू क्या हो जाएगा, I0 इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं डाल रहे हैं अभी क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो चेंज हो चुका है। तो साइन वाई, और डी टी की जगह क्या लिखना, डी वाई बाई ओमेगा। ठीक है, I0 बाई ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई। ठीक है, तो I0 बाई ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई।
साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि भाई y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y कितना है ओमेगा टी, ठीक है, और लिमिट डालते हैं वापस 0 से t तक, ठीक है कि नहीं। अब अगर अपने को लिमिट पुट करनी है तो देखें तो आई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी ना, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी 0 से कैपिटल टी तक। तो अब क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन का लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं, तो आई नॉट बाई ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को बाहर फेंक दो, यहीं पे फेंक देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करें, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टाइम की जगह कितना पुट होगा कैपिटल टी, ठीक है, माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टाइम की जगह कितना पुट होगा 0, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो। तो ये आई नॉट बाई ओमेगा माइनस साइन भी है इसके पास, ये टी टी कट गया, ये कितना हो गया कॉस 2 पाई और ये कितना हो गया कॉस 0, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। अब मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट 1 माइनस 1 लिख दूँ, बट अगर तुम लोगों को याद नहीं हो तो कॉस का कर्व याद करो, तो ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है, ये भी 1 ये भी 1 1 माइनस 1 0, तो क्यू कितना मिला क्यू मिला 0। तो करंट कितना होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू कितना है 0, तो आई एवरेज कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज ऑफ ए सी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, दिख रहा है ना 0, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये एवरेज वैल्यू लेना तो किसी फ़ायदा ही नहीं होगा ना। अगर तुमको मैं एसी का एवरेज बोलूँ तो कोई भी एसी हो, कुछ भी फ्रिक्वेंसी हो, कुछ भी वोल्टेज हो, कुछ भी हो, मेरे को क्या बोलना है 0, तो क्या उसका कहीं यूज़ कर पाओगे, उससे कोई कंक्लूजन निकाल पाओगे नहीं, तो अपने कुछ और देखना पड़ेगा, तो वो होता है मीन वैल्यू, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ तक ध्यान से सोचा जाए तो ये दोनों पार्ट इसके एकदम कंट्रोल सी कंट्रोल भी हैं, बस उसका डायरेक्शन उठा के अब उल्टा कर दिया गया है। तो इसका मतलब मैं कंप्लीट साइकिल की जगह हाफ साइकिल में बता दूं और इफेक्ट सोचूं तो सेम आएगा ना, समझ रहे हो। तो वहीं से हम निकालेंगे मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, जो कि होगा इसके हाफ साइकिल में, ठीक। अब एक बात बताओ मेरे को, बहुत ही सिंपल सी बात सोचते हैं, हमारे पास डीसी गैल्वेनोमीटर होता था, डीसी एमीटर होता था, डीसी वोल्ट मीटर होता था, उससे हम लोग डीसी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते थे। अब अमीटर जो है वो क्या बोलता है, गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, चलो पहले गैल्वेनोमीटर क्या बोलता है, करंट जिधर जाएगी मैं उधर का डिफ्लेक्शन दिखाऊंगा। अब अगर उसमें मैं एसी लगा दूं तो क्या होगा, अब ध्यान से सोचना है, यहाँ पे यहाँ छोटा सा इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ लिखते हैं अपन। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी अपना कितना है 50 हर्ट्ज, तो टाइम कितना हो गया 1/50 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में ये 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। अब 1 सेकेंड में 50 बार कर रहा है तो कौन ऑब्जर्व करने वाला है उसको, तो उसका गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर क्या करेगा, कितनी बार करेगा, अब 50 बार। अब 50 बार ऐसे करेगा तो तुम ऐसा ही देख पाओगे उसको, तुम्हारी आंखें उस 50 बार के चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कभी भी डीसी जो यूनिट्स होती हैं जैसे डीसी वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, इनका यूज़ करके कभी भी एसी का मेजरमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो हमने देखा था, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल था टॉर्क का, और वो करंट पे डिपेंड कर रहा था, और करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसके हर हम लोग कुछ अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि एक होता है हॉट वायर अमीटर। तो वो करता क्या है ना, वो एक्चुअली अब यहाँ पे वो करंट को मेज़र नहीं करता, वो हीट को मेज़र करता है। तो अब करंट कितनी फ्लो हुई, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, अमाउंट ऑफ हीट के हिसाब से वो बताता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालेंगे एसी का। तो अब बात करते हैं एसी के एवरेज वैल्यू की। तो क्या होगा, तो लिखो हेडिंग एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो देखो अब
अभी मैंने तुम लोगों को समझाया कि डीसी इक्विपमेंट का यूज़ करके एसी को मेज़र नहीं कर सकते, तो कुछ नई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा करते हैं कि एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। एक कोई रजिस्टर ले लो और सोचो कि उसमें 10 सेकंड के लिए एसी पास हुआ, ठीक है। तो देखो ये रजिस्टर मैंने लिया और इसमें मैंने कितना 10 सेकंड के लिए एसी पास कराया, तो इसमें कुछ हीट जनरेट हुआ होगा, है ना, करंट फ्लो होगा, तो भाई हीटिंग तो होनी ही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ ना, इसी सेम हीट के लिए 10 सेकंड में ही अब मैं यहाँ पे एसी सोर्स को ना लगा के यहाँ एक ईएमएफ का सोर्स लगाऊंगा, ठीक है, और एक और रजिस्टर लगा लूँगा, या रियोस्टेट समझ लो, रियोस्टेट लगा लेते हैं, ठीक। अब इस रियोस्टेट से मैं वैल्यू चेंज करूंगा और यहाँ एक एमीटर लगा के करंट मेजर करता रहूँगा और फाइंड करूंगा वो करंट जो 10 सेकंड में इस रजिस्टर R में सेम हीट H डिसिपेट कर पाए। समझ रहे हो बात को। और इस करंट का ये जो मैग्नीट्यूड यहाँ मेरे को मिलेगा I, ये मेरा होगा क्या, इस AC का एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। समझे कि नहीं समझे। तो मतलब AC के इक्विवेलेंट एक हीट जनरेट करने वाला DC करंट, उसका एवरेज होता है। समझ गए, क्लियर है ये बात। तो ठीक है, अब इसमें लिख लोगे कि I एवरेज क्या होता है, इसको I मीन या I एवरेज दोनों लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि वैल्यू ऑफ DC करंट मतलब वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम as it is sent by the given alternating current in its half time period, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हीट के टर्म्स में बात की। अब यहाँ पे देखो, तो इसको दूसरे लैंग्वेज में अब सोचते हैं, तो उसके लिए क्या करें, ये हमारा AC है और हमको इसका एवरेज वैल्यू लेने के लिए इसका हाफ लाइफ चाहिए, हाफ टाइम चाहिए, T/2, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रजिस्टर में 10 सेकंड की बजाय T/2 टाइम तक करंट को फ्लो कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ हीट की जगह अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चार्ज मेजर करूंगा कि क्यों चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। अब सेम चार्ज के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं एक DC सोर्स लगाऊंगा और DC सोर्स से मैं करंट की वैल्यू फाइंड करूंगा, जिसके के लिए कि उसी सेम T/2 टाइम में यहाँ से क्यों चार्ज पास हो जाए। तो यहाँ जो करंट मिलेगी ये अपना एवरेज या मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू है, ठीक है। और हीट वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये मैंने मिक्स कर दिया, बट वो एक्चुअली हम लोग यूज़ करेंगे इसके बाद जो इफेक्टिव वैल्यू के लिए है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमने कोई भी टाइम पीरियड की बात नहीं की थी, वो पूरे टाइम भी हो सकता था 10 सेकेंड उसके कई सारे साइकिल्स के इक्वल हो, तो इसलिए उसको अभी नहीं लेंगे। अभी हम लोग लेते हैं ये मीन वैल्यू के लिए कि भाई हाफ टाइम पीरियड में जितना चार्ज AC से फ्लो होगा उतना ही चार्ज फ्लो कराने के लिए मेरे को DC करंट का कितना मैग्नीट्यूड चाहिए उसी टाइम में, तो वो जो होगा वो एवरेज या फिर मीन वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब रिलेशन फाइंड करते हैं कि भाई ये जो पीक वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक। क्योंकि ये अपने को जानना पड़ेगा ना कि भाई I0 जो मैक्सिमम वैल्यू है DC का, AC का, वो अपने एवरेज वैल्यू से क्या रिलेशन रखता है, कितना है, कैसा है। तो ठीक है, I क्या होता है हमारा, I0 साइन ω/t होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम तो चार्ज की बात किए है ना, तो चार्ज ही निकाल लेते हैं। तो dt टाइम में मान लो तो I dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हुआ, जो कितना हो जाएगा I × dt, ठीक है। अब हाफ साइकिल की बात होगी तो इंटीग्रेट अपन कर लेते हैं इसको, तो क्यों कितना आएगा, 0 से T/2 I0 साइन ω/t dt, ठीक है कि नहीं। अब I0/ω माइनस कॉस ω/t 0 से T/2। बताओ, मैं पूरा नहीं लिखने वाला इस बार, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुम लोग समझ चुके हो, पिछली बार हमने सेम डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक। तो माइनस I0/ω, अब ये ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2π/t,
फिर जब t/2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2π/2, 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा सर cos पाई मिलेगा ना, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद क्या मिलेगा cos 0। जिसको कुछ भी तकलीफ है इसमें तो पिछले डेरिवेशन पे जाओ, एक एक स्टेप को खुद से लिखो, मिल जाएगा। तो अब cos पाई कितना होता है -1, ठीक है। देखो ये होता है पाई, ये होता है π/2, ये होता है 0, तो 0 पे 1 और इस पे -1, तो Q कितना आ जाएगा -I0/ओमेगा। cos पाई कितना लिखना -1 और -1 I0 2I0/ओमेगा। Q कितना आया Q आया 2I0/ओमेगा, और I एवरेज कितना होता है Q/T, और T कितना लेने वाले हैं हम लोग, टाइम पीरियड कितना था आधा, Q की वैल्यू कितनी है 2I0/ओमेगा इंटू 2/T, ठीक है ना। ओमेगा क्या होगा 2π/T, ये T स्वाहा, ये 2 स्वाहा, तो ये 2I0 आ गया है। अच्छा पाई भी तो बच गया ना, 2/πI0, बहुत बढ़िया। तो आई एवरेज कितना आएगा 2/πI0, और इसमें वैल्यू पुट करोगे 2 और पाई का डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा 0.637 I0। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 0.637 पता रहेगा तो आगे कई चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे करंट का एवरेज है अपने पीक वैल्यू से इस रिलेशन में है, तो क्या हम लोग पोटेंशियल का जो एवरेज होगा ई एवरेज वो 0.637 E0 बोल सकते हैं क्या। अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई प्रोसीजर आपके सामने है, दोबारा प्रोसीड कर लेना और समझ लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई हाफ साइकिल में तो हमने एवरेज देख लिया, तो एक कंप्लीट साइकिल में क्या देख सकते हैं हम लोग। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी हीट के बारे में कि हम कंप्लीट साइकिल में एसी फ्लो करने देंगे और उससे निकलने वाले हीट को मेज़र कर लेंगे, और फिर अपन डीसी लगाएंगे और सेम हीट डेसिपेट करवाएंगे उस रजिस्टर में और उस करंट को नोट कर लेंगे। ये जो करंट होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं इफेक्टिव एसी करंट। एसी की ये इफेक्टिव वैल्यू है, मतलब इसको ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे अपन आरएमएस बोल के, बट ये इफेक्टिव वैल्यू है, मतलब टोटल इफेक्ट क्या आएगा एसी का, तो ये इतना आता है, ठीक है। तो अब हेडिंग डालोगे क्या, हेडिंग डालो आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। तो भाई रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर क्या लिखा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर, तो तुम लोग सोचोगे पहले रूट लेंगे फिर मीन निकालेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे, है ना, यही सोचोगे। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत जियो, क्योंकि नाम भले ये लिखा हुआ है, काम उल्टा होने वाला है। पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे फिर रूट लेंगे, तो अपने को मिलेगा इफेक्टिव वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसका स्टेटमेंट देखोगे तो ये क्या होगा, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ डीसी करंट which produces the same heating effect in a given resistor as is produced by the AC when passed for the same time, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ तक तो दिक्कत होनी नहीं थी। तो अब करना क्या है, तो भाई ये जो इफेक्टिव वैल्यू है और इस पीक वैल्यू है, तो ये आई आरएमएस या फिर आई इफेक्टिव, दोनों में से कुछ भी बोलो, इनका रिलेशन फाइंड करते हैं। किससे, I0 से, मतलब पीक वैल्यू से, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं हीट की, तो मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है और dt टाइम के लिए फ्लो करेगा, तो dH हीट जनरेट करेगा और कितना होगा भाई, तो ये I² R dt होगा, ठीक है कि नहीं। अब टोटल कितने टाइम के लिए हम ले रहे हैं, कैपिटल T टाइम के लिए, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए। तो अभी सर तो छोड़ो क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। हीट कितना होगा 0 से T I² R dt, है या नहीं, ठीक है ना।
अब अगर ये जो इफेक्टिव करंट नीचे फ्लो कर रही है कितना हीट जनरेट कर रहा होगा, आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर और टाइम टी, आई स्क्वायर आर टी होता है ना हीट, तो ये दोनों हीट तो सेम होने चाहिए कि हम लोग ऐसा मान के ही चले हैं। तो इसका मतलब क्या है, आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है कि नहीं। तो ये आर तो दोनों साइड से उड़ा देते हैं। चलो अब आई इफेक्टिव निकालते हैं। तो आई इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो देखो ये टी इस साइड चला जाएगा, तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, है कि नहीं, कोई दिक्कत दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये अपन क्या कर रहे हैं, सारे करंट का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसको टाइम से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि सारे करंट के स्क्वायर का मीन ले रहे हैं, स्क्वायर का मीन हो गया। अब अगर दोनों साइड रूट करें तो आई इफेक्टिव मिल रहा है क्या, हाँ या नहीं, तो मिल रहा है ना ये रूट मीन स्क्वायर। तो पहले क्या हो रहा है, स्क्वायर किए, फिर क्या किए, मीन लिए, फिर क्या किए, रूट लिए, ठीक है ना। तो अब अपना मेन काम तो ये है कि ये अंदर का आइटम कैलकुलेट करना है, तो चलो उसी को शुरू करते हैं। तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है कि नहीं। तो अब बोलोगे कि सर ये क्या करने जा रहे हो, तो देखो तुम लोग को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस की टर्म्स में 1 माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 डी टी। अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बाहर, ठीक है, 1 का करोगे तो t मिलेगा और इसका करोगे तो cos 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा मिलेगा, ठीक है, लिमिट 0 से t तक, ठीक। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, अब इधर में तो t ही बचेगा, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। इधर क्या होगा भाई t डालेंगे तो t ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो t कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos 4 पाई बाई 2 ओमेगा, ठीक है। अब 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया और इसमें 0 डालेंगे तो ये cos 0 बाई 2 ओमेगा, ठीक। तो अब ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो, कितना कितना आ रहा है, तो ये अच्छा 4 पाई बाई 2 ओमेगा ये पूरा है, cos 4 पाई कितना होगा, cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई -1 होता है, तो cos 4 पाई कितना होगा, नहीं cos 2 पाई -1 होता है ना, ठीक है, तो cos 4 पाई कितना होगा, वो भी -1 ही होगा ना, ठीक। तो ये हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो क्या मिलेगा प्लस माइनस कैंसिल टी, प्लस माइनस कैंसिल टी, क्यों मिलेगा प्लस माइनस कैंसिल, देखो यहाँ पे जैसे ही अपन वैल्यू डालेंगे तो ये cos 4 पाई कितना होगा -1 और cos 0 कितना होता है 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी -1 बाई 2 ओमेगा, और ये क्या होगा -1/2 ओमेगा, ठीक है कि नहीं, cos 0 1 होता है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ये t प्लस 1/2 ओमेगा -1/2 ओमेगा, तो क्या मिला आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2, किसकी वैल्यू मिली, आई इफेक्टिव, ये इंटीग्रेशन आया है अभी, अब इसको वैल्यू में डालना है अंदर इसमें, तो आई इफेक्टिव कैसे मिलेगा, √1/t इंटू आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2, टी कटेगा, फिर क्या मिलेगा आई नॉट बाई √2, ठीक है। तो ये आई RMS या आई इफेक्टिव जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स होता है, और √2 की वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगा 0.707 आई नॉट, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसको नोट करो। फिर अपन एक काम करते हैं कि अब इफेक्टिव वैल्यू निकाल चुके हैं अपन करंट का, तो ईएमएफ का भी निकाल लेते हैं, इसी तरीके से निकलेगा, बहुत ही सिंपल है वो भी। चलो नोट करो इसको। तो अब हम लोग इफेक्टिव वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू ईएमएफ का कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी हमने करंट के लिए किया, तो ईएमएफ के लिए क्या होगा, जो ई आरएमएस होगा या ई इफेक्टिव होगा, ये कर क्या रहा होगा। तो भाई जैसे करंट के लिए हम लोग क्या बोले कि जितना मतलब जो इफेक्ट, जो हीटिंग हमारा एसी प्रोवाइड करेगा, उसी सेम हीटिंग के लिए मुझे कितना करंट लेना पड़ेगा डीसी में। तो वैसे ईएमएफ के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगर मैं ये ई वोल्टेज लगाऊं, एसी वोल्टेज जो मैंने लगाया, तो उसकी वजह से अगर टी टाइम में कुछ हीट आया, तो वो सेम हीट प्रोड्यूस कराने के लिए मुझे डीसी का कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भाई इसका डेफिनेशन लिख लेना। हम लोग इसका रिलेशनशिप निकालते हैं ई नॉट से, मतलब ये ई नॉट का कितना आएगा। वैसे जैसे करंट अभी निकाले हो कि आई आर एम एस जो होता है आई नॉट बाई रूट 2 होता है, तो आना इसको भी ई नॉट बाई रूट 2 है। बट भाई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, तो ले लेते हैं अपना ई एम एफ जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक, तो अब ये जो डी टी टाइम में हीट प्रोड्यूस करेगा डी एच, वो कितना होगा, ई स्क्वायर बाई आर डी टी होगा। ठीक है ना, क्योंकि करंट के लिए आई स्क्वायर आर डी टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, इसके लिए वी स्क्वायर बाई आर टी होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाई आर, है ना, और ई क्या लेंगे, ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अच्छा तो एच कितना आएगा भाई, इंटीग्रेट करोगे इसको 0 से टी तक, ई नॉट स्क्वायर बाई आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो अब हीट के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पहले तो भाई 0 से टी ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई आर को बाहर कर देते हैं और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को निकालते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। ठीक है, 0 से टी तक, तो इंटीग्रेट करोगे तो ई नॉट स्क्वायर बाई आर, ये टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 बाहर ले लेते हैं इसको, ये 2 को यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बाई 2 ओमेगा, लिमिट 0 से टी तक, तो ई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर टी माइनस, देखो ये ओमेगा होगा क्या 2 पाई बाई टी, फिर टी टी कट जाएगा तो सेम आएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 0 लिख दूँ, समझ रहे हो, पिछले वाले का कॉपी पेस्ट है। तो ये कितना आया, ई नॉट स्क्वायर टी बाई 2 आर। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका एवरेज मतलब आरएमएस वैल्यू हमको लेना है, तो ये तो हीट आ गया। अब ये जो आरएमएस वैल्यू है कितना होगा, तो भाई अगर ई नॉट की जगह पे ई आर एम एस होता तो कैसे निकालते हैं हम लोग। अभी इसको अपन 1/t से डिवाइड करेंगे इसका मीन लेने के लिए, फिर उसका रूट लेंगे, तो आएगा क्या, ई नॉट बाई रूट 2 ही आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अगर ये ई आर एम एस जो है हम लोग मान लें कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग ई एम एफ का, तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, आर एम एस वैल्यू वो प्रोड्यूस करेगा ई आर एम एस का स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, अब ये दोनों हीट सेम होने चाहिए क्योंकि हमने उसी का लिया हुआ है ना इफेक्टिव वैल्यू, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। भाई आरएमएस होता तो इतना, और जो एसी प्रोड्यूस किया वो इतना आया। ठीक है, और ये इफेक्टिव वैल्यू है उसकी, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर टी बाई 2 आर इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर टी बाई आर, तो ये आर आर कटेगा, टी टी कटेगा, और ई आर एम एस जो आएगा वो ई नॉट बाई रूट 2 आएगा क्या। तो यहाँ से फिर से ये 0.707 ई नॉट आएगा क्या। ठीक है, तो ये वैल्यू मतलब इतना दिमाग में रखने वाली चीज़ आ गई कि भाई आर एम एस वैल्यू जो होती है वो पीक का 1/√2 टाइम्स होती है, और जो एवरेज वैल्यू आई थी वो 2/π टाइम्स आई थी।
कितना आया था 2/पाई आया था ना, हाँ एवरेज वैल्यू 2/पाई टाइम साई नॉट आया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।